ये भारतीय न्याय संहिता नहीं है, ये भारतीय अन्याय संहिता है, ये भारतीय असमानता संहिता है, ये भारतीय मनु संहिता है, ये भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संहिता है। संविधान इन्होंने ख़त्म कर दिया। संविधान की स्पिरिट, लोग इकट्ठा होकर अपना संगठन बनाना, अपनी आवाज़ उठाना, उसके अधिकारों के खिलाफ इनकी हिम्मत कैसे हुई ये कानून बनाने की। और जो एमपी में शामिल हुए देशद्रोही लोग हैं कि उसको कैसे पास होने दिया। उन मूर्खों को ये नहीं पता, उन लोगों को, कि ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जुबान काट लेंगे, जुबान बंद कर देंगे। पार्लियामेंट एक तरह से मिनी कंट्री है, देश उसके अंदर बैठा होता है। वहाँ पर तकरीबन 150 एमपीज़ को बाहर करना, सस्पेंड करना, लोकसभा से और राज्यसभा से, लोकसभा से 100 के करीब और राज्यसभा से 50 के करीब, ये अपने आप में पॉलिटिकल हत्या हुई है इस देश की। ये जनता को न्याय देने का नहीं, ये जनता के साथ अन्याय करने का कानून है। हम गरीब, इसमें सारे के सारे लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी। जो भी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो भी भगवाकरण के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो आस्था के केंद्र, जो बिना लॉजिक, रीजनिंग, वास्तविकता पे आधारित नहीं है जो चीज़ें, उनका विरोध करेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जब चोरी चकारी से किसान कानून पास किए थे, तब किसानों के सामने सड़क खोदने वाली इस दुनिया की पहली आतंकवादी सरकार इस देश में, पहली असली देश विरोधी सरकार अगर कोई है तो इस देश में आई, जो अपने ही लोगों को बात सुनने के बजाय, संवाद करने के बजाय सड़कें खोद दी गई और किले गाड़ दी। जो किले आज तक इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं गड़ी हुई हैं, उस तरह की किले इन्होंने गाड़ दी। ये कानून एक तरह से आरएसएस के एजेंडे पे काम करने वाले कानून है, और ये कानून एक तरह से असंवैधानिक है और संविधान के खिलाफ ये कानून है। इसमें लोगों के फंडामेंटल राइट का कोई ध्यान नहीं। नया क्रिमिनल लॉ लागू हो गया है और इस नए क्रिमिनल लॉ को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। विरोध की सबसे बड़ी वजह, जो अहम वजह है, वो ये है कि जब ये लॉ लागू किया गया तो सदन में इसकी चर्चा नहीं हुई, और जिस दौरान इसको लागू किया गया उस दौरान करीब 146 के आसपास सांसदों को निलंबित किया गया और बिना विपक्ष के चर्चा के साथ इस कानून को जो है वो पास कराया गया। और अब देश भर में इसका जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहे हैं। इसी को लेकर जानने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बलराज सिंह मलिक जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जो नया क्रिमिनल लॉ लागू हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं, और जो इसका विरोध हो रहा है, विरोध की क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, नया जो क्रिमिनल लॉ है ये अपने आप में एक पॉलिटिकल अपराध है। पॉलिटिकल अपराध सरकार ने किया है। और पॉलिटिकल अपराध क्यों है? ये चोरी चकारी से पास किया हुआ कानून है। इसमें जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रीएम्बल में सबसे पहले, संविधान में सबसे पहले स्टार्टिंग है वी से, हम लोगों से, इस देश के 140 करोड़ लोग और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं। पार्लियामेंट एक तरह से मिनी कंट्री है, देश उसके अंदर बैठा होता है। वहाँ पर तकरीबन 150 एमपीज़ को बाहर करना, सस्पेंड करना, लोकसभा से और राज्यसभा से, लोकसभा से 100 के करीब और राज्यसभा से 50 के करीब, ये अपने आप में पॉलिटिकल हत्या हुई है इस देश की, इस देश के लोगों की, उनके जनप्रतिनिधियों के जरिए। जब उनको बाहर भगाया गया और चोरी से कानून पास किया, वो भी 5 घंटे की डिबेट में, और 5 घंटे में भी तोते की तरह वो एमपी वही बातें बोले जो उनको बताई गई। किसी ने अपने विजडम का यूज़ नहीं किया, किसी ने देश के लोगों को से नहीं पूछा, किसी एमपी ने वो बात नहीं की जो इस देश के एक्सपर्ट, जो लोग फील्ड में काम करते हैं, एडवोकेट हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, आम जनता हैं, आम क्लाइंट्स हैं, एनजीओज हैं या सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, उन किसी की कोई सलाह इसमें नहीं हुई। और चोरी चकारी से जो इसमें टीम भी बनाई गई होगी पर्दे के पीछे, वो सब भी वही लोग हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, ये कानून देश के कानून नहीं है। ये कानून देश की पार्लियामेंट द्वारा पास ही नहीं हुए। देश की पार्लियामेंट का मतलब है देश की पार्लियामेंट में चुने हुए, बैठे हुए सारे प्रतिनिधि, पूरा देश उसमें शामिल हो। बेशक कोई इसके विरोध में हो या पक्ष में हो या पक्ष में ना हो, दैट इज़ सेपरेट थिंग। आप चोरी से लोगों को सदन से बाहर करके, मौका ना दे के अगर इस तरह कानून पास करेंगे तो संविधान की हत्या है। ये इट इज़ पॉलिटिकल इनजस्टिस, और इसी को कहते हैं पॉलिटिकल अपराध। और ये अपराध में शामिल 4 लोग मुख्य तौर पे हैं। बाकी लोग तो हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए। हाथ खड़े करके कानून पास करने का रीति रिवाज ये शासन में होता है, राजशाही में होता है। आम समाज में डिस्कशन और डिबेट से जो कानून बनते हैं वही कानून सही बनते हैं, क्योंकि उसमें सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबकी भागीदारी की सुनिश्चित गारंटी देता है। उसमें लास्ट में आके डिस्कशन डिबेट होके, हर पहलू को देख के, उसके प्रोस एंड कॉन्स को चेक करके, फिर तो है कि कुछ कानून सिंपल मेजॉरिटी से और कुछ कानून
2/3 से या कुछ राज्यों की सहमति से पास होते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी और उसकी आत्मा कहती कि तुम लोगों को बाहर भगाओ किसी बहाने से और फिर चोरी चकारी से फटाफट उन कानूनों को पास कर लो। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुकी है कि जो कानून जल्दबाजी में पास होते हैं, दोज लॉज आर नॉट परफेक्ट, उनमें बहुत सारे कमियां होती हैं और उन कमियों में हज़ारों करोड़ों घंटे इस देश के बर्बाद होते हैं, वकीलों के बर्बाद होते हैं, क्लाइंट्स के बर्बाद होते हैं, जजों के बर्बाद होते हैं और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है और वो फिर भी अधूरी रह जाती है। इसलिए डिस्कशन एंड डिबेट इज़ वेरी मच एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑल MPs इन द पार्लियामेंट इज़ वेरी मच मैंडेटरी एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी सर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नए क्रिमिनल लॉ का विरोध तो हो ही रहा है, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ज़रूरत थी नए क्रिमिनल लॉ की इस देश को या नहीं थी, और आनंद फानन में इसको ले आया गया। ये तो जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ में जो कमियां नज़र आती हैं वो जजमेंट्स के ज़रिए देश को पता रहता है और देश में किस तरह के अपराधों की बढ़ोतरी हुई है टेक्नोलॉजी या नई चीज़ें आने से। देश में सरकमस्टांसिस है जो हो जाते, वो लगातार स्टडी होती है, कौन से अपराध हैं, कौन से अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, अपराध का कारण क्या है, उन सब को ध्यान में रख के लगातार ये तो सतत यानी निरंतर प्रक्रिया है देश के लॉ में चेंज करना, और इसीलिए पार्लियामेंट है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर इस बहाने से कह के ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे, ये गुलामी की निशानी थी। अरे गुलामी की सबसे ज़्यादा निशानी में तो आप रह रहे हैं, जिसका नाम राष्ट्रपति भवन है, जिसका नाम लुटियन जोन है, पूरे लूट जोन जिसको हम बोल रहे हैं, आम जनता उसको लूट जोन बोलने लगी, क्योंकि वहाँ जो देश को काम होना चाहिए था, जो देश की भागीदारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। फिर तो कई कई एकड़ के बंगले जो ये लोगों को इतने ज़रूरत नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ लोग या उससे भी ज़्यादा लोग निःशुल्क राशन पे जिनको डिपेंड होना पड़ता है, इतनी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, तो वहाँ के लोग जनप्रतिनिधि इतने बड़े बड़े महलों में रहे, जिसकी बू आती है अंग्रेजी शासन से या शासन मानसिकता से, राजशाही से, तो पहले तो बुलडोजिंग को करना चाहिए इनको। ये कानून कोई बिल्डिंग थोड़ा थी जो सड़ गई थी, लगभग 95% वही बातें हैं। और बहुत सारी सेक्शन तो ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें रत्ती भर भी चेंज नहीं किया गया। कहा जा रहा है जनता को न्याय देने का कानून है, ये जनता को न्याय देने का नहीं, ये जनता के साथ अन्याय करने का कानून है। इसको मैं ये कहता हूँ ये भारतीय न्याय संहिता नहीं है, ये भारतीय अन्याय संहिता है, ये भारतीय असमानता संहिता है, ये भारतीय मनु संहिता है, ये भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संहिता है। कानून जनता के फ्रेंडली होने चाहिए, जनता आसानी से उसे समझ पाए और जनता के हित में होने चाहिए। लेकिन ये जो कानून बना, आपको लगता है कि जनता के हित में ज़्यादा है, कम है, और सरकार के हित में ज़्यादा है? ये कोई जनता के हित में नहीं है। इसके बड़े रेपरकशन, इसके बड़े दुष्परिणाम देश के सामने आएंगे और आम गरीब इसमें सारे के सारे लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी। जो भी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो भी भगवाकरण के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो आस्था के केंद्र जो बिना लॉजिक रीजनिंग वास्तविकता पे आधारित नहीं है जो चीज़ें, उनका विरोध करेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जो लोग सत्ता के खिलाफ, क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी के बाप की सत्ता नहीं होती, डेमोक्रेसी एक जिम्मेदारी होती है, एक भागीदारी का नाम डेमोक्रेसी है। वहाँ पे PM और CM पद हैं, वो मुखिया नहीं होते समाज के, वो कोई राजा महाराजा नहीं हैं। उनको दिमाग में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इस देश में गड़बड़ हुई है। व्यक्तिवाद शासन मानसिकता का पर्यायवाची है और यहाँ सारे इलेक्शन व्यक्तियों के आधार पर लड़े जाते हैं। अब पिछला इलेक्शन में BJP की तरफ से मोदी को वोट दो, तो जनप्रतिनिधि किस खेत की मूली हैं? क्या जानवर हैं वो या बंदरों की टीम है कि उनका कोई मतलब ही नहीं है? वोट भी देनी, यहाँ एक प्रतिनिधि थोड़ा चाहिए, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था थोड़ा है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि उस जनता की फोटोकॉपी होते हैं जहाँ से वो चुन के आते हैं। उन ओरिजिनल जो जनप्रतिनिधि असली जो हैं वो देश के जनता है, देश के मालिक 140 करोड़ हैं। देश की सुपर पार्लियामेंट इस देश की जनता है, देश की सुप्रीम कोर्ट से भी सुपर सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता है, और देश की ब्यूरोक्रेसी से बड़ी ब्यूरोक्रेसी अगर कोई है तो इस देश की जनता है। और इसीलिए देश में जो सरकार है, सुपर सरकार इस देश की जनता है। जब ये तीनों अंग काम ना करें या बदमाशी करें या एक दूसरे से मिल के षड्यंत्र हो, देश की भावनाओं का उसमें सही उसके आधार पर काम ना किया जाए, असंवैधानिक काम किया जाए, जो अपने आप को राजा समझ बैठे, जहां व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिले, जहां शोषण हो और ज़्यादा जनता के साथ आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल तीनों इनजस्टिस हों, तो जब देश की जनता को सामने आना होता है, यहाँ इसमें देश की जनता को भी सामने आने से रोकने के पूरे प्रावधान है। लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे,
पिछले जब चोरी चकारी से किसान कानून पास किए थे, तब किसानों के सामने सड़क खोदने वाली इस दुनिया की पहली आतंकवादी सरकार इस देश में है। पहली असली देश विरोधी सरकार अगर कोई है तो इस देश में आई, जो अपने ही लोगों को बात सुनने के बजाय, संवाद करने के बजाय सड़कें खोद दी गई और किले गाड़ दी। जो किले आज तक इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं गड़ी हुई हैं, उस तरह की किले इन्होंने गाड़ दी। इसलिए इस देश के को अस्मिता पे, डिग्निटी पे हमला इन लोगों ने किया है। इन्होंने कोशिश की देश को मूर्ख बनाने की राम के नाम पे, और वो नारा इनका फोकस बम की तरह हुआ। ये राम की बात करते हैं और प्रेजेंट में जो हमारे जिंदा जागता मानव जाति है, इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, उनके बारे में इनको कोई ख्याल नहीं है। इस कानून के माध्यम से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट पे ताला लगाने की कोशिश है। आप भूख हड़ताल नहीं कर सकते, आप सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, जेल में डाल देंगे। यस, ये जानबूझ के क्या है, ये सारे कानून इन्होंने एक तरह से संविधान की हत्या तो कर दी है। संविधान इन्होंने ख़त्म कर दिया। संविधान की स्पिरिट, लोग इकट्ठा होकर अपना संगठन बनाना, अपनी आवाज़ उठाना, उसके अधिकारों के खिलाफ इनकी हिम्मत कैसे हुई है कानून बनाने की। और जो एमपी में शामिल हुए देशद्रोही लोग हैं कि उसको कैसे पास होने दिया। उन मूर्खों को ये नहीं पता, उन लोगों को, कि ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की ज़ुबान काट लेंगे, ज़ुबान बंद कर देंगे और देश को की भागीदारी को ख़त्म कर देंगे। संविधान तो एक तरह से उसी दिन ख़त्म हो गया था जब चोरी चकारी से किसान कानून पास हुए थे, और जब चोरी चकारी से हाईजैक करके इस देश की पार्लियामेंट में ये कानून पास किए गए थे। ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। 4 लोग प्रमुख अपराधी हैं: प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, स्पीकर और सभापति राज्यसभा का। ये 4 लोग हैं और इनका सबसे मुखिया है नरेंद्र मोदी, जो स्टोरी राइटर, डायरेक्टर सब कुछ है, एग्जीक्यूट करने वाला अमित शाह। ये सवाल उठ रहा है सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कानून जब भी न्याय से जुड़े कानून बनने चाहिए, ऐसा कानून बने जिससे जनता को न्याय मिले, जनता अपना हक समझे कि हाँ भाई कानून बना है हमारे लिए, हमारे हित में है, इससे हम लोगों को सजा दिलाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। कानून ऐसा बना दिया जाए जहाँ पर पुलिस तानाशाही हो जाए, पुलिस के पास ताकत आ जाए और जनता को और दबाने की कोशिश हो, और ऐसे कानून बना दिए जाएं जिससे कोई सवाल ही ना कर पाए, कोई आवाज़ ही ना उठे। यस, इसमें क्लियर कट है, जो लोगों ने कानून पास किया है या उसमें मुखिया जो लोग हैं, उसके पीछे जो संगठन काम करता है, वो सारे के सारे इस कानून से पता चल जाता है उनके मानसिकता डेमोक्रेटिक मानसिकता नहीं है। वो तानाशाही वाले हैं, असमानतावादी लोग हैं, और वो सारे के सारे चंद लोगों के हाथ में लकीर है इसकी राज तिलक की, और चंद लोगों के हाथ में लकीर है पैसा कमाने की, अमीर बनने की। ये पूंजीवाद और आस्थावाद दोनों सगे भाई बहन हैं, और उनके पोषक है आरएसएस और बीजेपी। उसमें इन्होंने कोई भी डेमोक्रेटिक माइंड सेटअप का आदमी और कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन का आदमी, ट्रांसपेरेंसी का आदमी इस तरह के कानून के पक्ष में जा ही नहीं सकता, जहां लोगों को लंबे समय तक जेल में डाला जाए, जहां लोगों पुलिस को ज़्यादा पावर दी जाए। पुलिस को पावर देने की वही सोच सकता है जैसे राजा सोचता है कि मैं किसी को कहूँगा पिटवा दूंगा, किसी को कहूँगा जेल में डलवा दूंगा, मैं जो कहूँगा उसका मिसयूज कर लूँगा। इसलिए पुलिस तंत्र का मिसयूज होता है, और वही लोग पुलिस का मिसयूज करते हैं जिनके दिमाग में तानाशाही होती है। तो मैं एक तरह से ये भी कहूँ, और लोग कह रहे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं, ये कानून एक तरह से आरएसएस के एजेंडे पे काम करने वाले कानून है, और ये कानून एक तरह से असंवैधानिक है और संविधान के खिलाफ ये कानून है। इसमें लोगों के फंडामेंटल राइट का कोई ध्यान नहीं। और यही सरकार है जो इलेक्शन से पहले भी पहली बार जंतर मंतर पे भी कहीं भी प्रदर्शन करने के लिए धारा लगातार 144 लगाई गई इस देश में। तो ये किस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, देश को जाग जाना चाहिए। और इनका विरोध किसान कानूनों से भी ज़्यादा विरोध हो रहा है अंदर ही अंदर, और बाहर भी होना चाहिए, ताकि देश की पार्लियामेंट सही पार्लियामेंट का मतलब देश के सारे जनप्रतिनिधि शामिल हो, इनको रिव्यू करें। अगर ये नाम बदल के, हाईवे की तरह नंबर बदल के, घर के नंबर बदल के, कॉलोनी में सड़कों के नंबर बदल के, दे आर क्रिएटिंग नॉनसेंस। इससे करोड़ों घंटे देश के बर्बाद होंगे। धाराओं के नंबर बदल के, अंदर मटेरियल वही, यानी पुरानी शराब को निकाल के उसमें रंग और ज़्यादा उसको जहरीली बना के नई बोतल में डाल दिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है इस कानून के माध्यम से। यस, पुलिस स्टेट तो इन्होंने चलाई नहीं। आप ईडी, इनकम टैक्स, हर एक का क्या यूज़ देख रहे हैं। जो कानून देश की सुरक्षा के लिए बने थे, वो कानून देश के अपोजिशन के लीडर या देश में जो बोलने वाले हैं या वो पत्रकार जो निर्भीक होकर सही बात करते हैं देश के सामने, उनको पकड़ने का, लंबे समय तक उनको जेल में रखने के लिए मिसयूज सरेआम किया जा रहा है। अब आम आदमी को भी किया जाएगा। देशद्रोही, हर आदमी को देशद्रोही बनाया जा सकता है। ये इस मानसिकता के, इतनी घटिया मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने पूरे देश को ही
देशद्रोही इनके दिमाग में समझ लिया इन्होंने कि किसी का भी इलाज कर दो। मैं बात करता लोगों से जो सरकार से सवाल करता है तो उसको कहते हैं ये एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। तो पहले सरकार सोचती थी कि ये देशद्रोही है, अब उसे देशद्रोही बनाने के लिए नया क्रिमिनल लॉ ले आई। सबसे ज़्यादा देशद्रोही तो वो पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने ये कानून पास किया है। सबसे ज़्यादा देशद्रोही वो सरकार है जिसके शासन में, जिसके टेन्योर में इतने लोगों को सस्पेंड करवा के बाहर निकाला गया। सबसे बड़ा देशद्रोही तो देश में प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, स्पीकर, सभापति हैं 4 नंबर। और 5वें नंबर पर देशद्रोहिता में शामिल किया इन्होंने देश की राष्ट्रपति को, उस भोली भाली लेडी को इन्होंने शामिल किया और उसके दस्तक करा लिए। और ये भी बहुत बड़ा अपराध है, इन्होंने मिसयूज़ किया है राष्ट्रपति भवन को, ऑफिस को तार तार कर दिया है। दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। असली देशद्रोही लोग हैं, एंटी नेशनल लोगों ने ये एंटी नेशनल कानून पास किया है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, लोग कह रहे थे कि भाई 10 सालों में देश में तानाशाही चलने लगी, तानाशाही जैसी बात करने लगी, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि तानाशाही को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए नया क्रिमिनल लॉ देश की सरकार ने पास किया? ये तानाशाही ने और तानाशाह ने जुगाड़ किया है कि देश में जो और आवाज़ें अभी बोल रही थी उनको भी कैसे पकड़ा जाए, सबको कैसे डराया जा सके, ताकि ये ऐसा काम ही ना करना पड़े। धारा 44 ही नहीं लगा रहे हैं, उससे पहले सबको नपुंसक बना दिया जाए, बेजुबान बना दिया जाए और पुलिस को और अपने सिस्टम को अपने लठैत, जो लठैत के रूप में यूज़ करते हैं लोग, हमेशा राजा पुलिस को लठैत के रूप में यूज़ करता रहा है। डेमोक्रेसी में पुलिस का काम फैसिलिटेटर का होता है, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर समझाने में और उसमें सहयोग करने में होता है, उनकी समस्याएं दूर करने के लिए होता है, न कि उनकी समस्याएं बढ़ाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उनके ऊपर धाराएं लगाने के लिए जानबूझ के और लंबे समय तक उनकी जमानतों का विरोध करने के लिए नहीं। ऑल दिस लॉज आर एंटी नेशनल, passed by anti-national parliamentarian by making our parliament anti-national place of this country.